हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं श्रवण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम उसमें वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, अर्थात हम कहें अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक्स मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व। हेडिंग डालेंगे पृथ्वी का चुंबकत्व। मतलब इसमें जो है हम लोग समझेंगे पृथ्वी जो है हमारी एक चुंबक की भांति बिहेव करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आखिर क्यों करती है, क्या कारण है, इसकी पुष्टि कैसे हुई, क्या पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक रखी है, इसकी पूर्ण जानकारी आज के इस लेक्चर में होगी। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, पूरा लेक्चर देखिए, तभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और एक बात और कहूँगा और कहूँगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज का लेक्चर जो है पृथ्वी के चुंबकत्व पर है। यानी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति बिहेव करती है। तो कैसे बिहेव करती है चुंबक की भांति, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए आपको बताएं, कुछ समय पहले लगभग में 600 BC में मध्य एशिया यानी एशिया माइनर नामक जगह पर एशिया माइनर नामक जगह पर एक पर्वत हुआ करता था। सॉरी, वहां पर पहले सेफर्ड, ये ग्रीस में पड़ता बेटा, ग्रीस में नोट कर लीजिए, ग्रीस वहां पर जो सेफर्ड हुआ यानी चरवाहे लड़के, चरवाहे क्या करते थे, चरवाहे भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे। तो होता क्या था, वहां पर उनकी चप्पलें थी वुडन कोट, यानी जो है लकड़ी की चप्पलें उनकी पृथ्वी से चपक जाया करती थी। पृथ्वी से क्या होती थी, पृथ्वी से चिपकती थी। मतलब बात को समझिए, लकड़ी की जो है चप्पलें पृथ्वी से चिपक जाती थी। क्यों? क्योंकि उन चप्पलों में पहले आजकल जैसा जो हमारे पास फेविक्विक है, फेविकोल है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले जो स्लीपर्स बनती थी उनमें हम लकड़ी को ठोक करके, यानी वायर्स जो है एक रॉड डाली जाती थी किसी धातु की, मेटल की यानी जैसे चप्पल जो बनाई जाती है उसमें कीले लगा करके अच्छी तरह से बनाया, तो वही कीले चपक जाती थी। तो बहुत समय तक ये ऐसे ही अनजान बना रहा है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। धीरे धीरे जब बढ़ा लगभग में आपका वही 1600 के तरफ, लगभग में 1600 के आस पड़ोस में, तो यहाँ पर हमने सन क्लियर नहीं बेटा मुझे, फिर बाद में खोज हुई कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है, पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबकीय क्वालिटी है, यानी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और ये कैसे जाना गया, ये पहले पॉइंट में आपको बता दें, ये कैसे पुष्टि हुई कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो यहाँ पर लिख लें जो है पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण, ऐसी हेडिंग डाल दें, पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण क्या क्या हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण, चुंबकत्व के प्रमाण देखो कौन कौन से प्रमाण है। जो पहला प्रमाण है, यदि किसी दंड चुंबक, इस समय आपको दंड चुंबक ले लीजिए, यानी जो है ऐसी सीधी चुंबक आती है, उसको आप ऐसे तार में बांध करके, किसी जो है धागे में बांध करके ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिएगा। फिर कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, ये जो आपकी जो चुंबक होगी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण है, जिसके कारण वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहर रही है। भाई आखिर ऐसे भी तो ठहर सकती है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व है।
तो पॉइंट को समझिए, यानी पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण पहला पॉइंट है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई दंड चुंबक का उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है, जब हमने क्या किया, पृथ्वी के भीतर इसमें कोई लोहे की छड़, किसी धातु को हम गाड़ देते हैं, कुछ समय पश्चात, साल 2 साल पश्चात होता क्या, वो लोहा या जो धातु की छड़ गाड़ी गई थी या लोहे की छड़ गाड़ी गई थी, तो क्या करती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। या प्रयोग कर भी सकते हो, आज 2 4 6 साल बाद वो लोहा एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। बात को समझिए। तो दूसरा प्रमाण क्या मिला, यानी पृथ्वी के भीतर किसी लोहे के टुकड़े को गाड़ देने के पश्चात, या कुछ समय पश्चात, गाड़ देने पर वह कुछ समय पश्चात चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक कुछ समय, मतलब समझिए 2 4 साल बाद, कुछ समय बाद चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। ये 2 मेन जो कारण है और देखिए एक पॉइंट और बताते हैं आपको, और एक जो मेन पॉइंट है इसका प्रयोग है। देखिए जो मेन पॉइंट हो, जैसे हमने क्या किया, एक ये चुंबक रख ली, ठीक है, दंड चुंबक, और दंड चुंबक के पास में हमने एक चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई रख दी ऐसे, और इस चुंबकीय सुई के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करें। तो कुछ ऐसे 2 बिंदु हमको ज्ञात होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल शून्य होता है। चाहे यहाँ पर ज्ञात हो सकता है, यहाँ पर ज्ञात हो सकता है, यहाँ पर किसी, यानी 2 बिंदु हमें ज्ञात होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसका मतलब जितना इधर से बल लग रहा होगा उतना ही इधर से बल लग रहा होगा, तो उसमें कोई भी विक्षेप चुंबकीय सुई में नहीं होता है। बात को समझिए। जैसे हमने एक चुंबक ली, ये N और S ली, N और S, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होती हैं। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं, ये जो है कंपास व सुई के आधार पर खींची जाती है। तो हम कंपास व सुई को यदि हम ऐसे रखेंगे, ऐसे से जा रहे हैं रखते हुए, तो कुछ 2 बिंदु ऐसे भी हमको मिलेंगे जहां पर इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा। ये जो चुंबकीय सुई है वैसे एरो घुमाती रहती है। 2 बिंदु में इसी चुंबक के चारों ओर ऐसे मिलेंगे जहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र यानी कोई भी विक्षेप नहीं होगा। और विक्षेप का मतलब भाई जितना बाई चांस पता चला ये वाली इधर, जैसे मान लेते ये यस है तो एस की तरफ ऐसे झुकना चाहिए, ऐसे झुकना चाहिए, परंतु यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ पर कोई विक्षेप नहीं होगा, अर्थात इस पर कहीं ना कहीं विपरीत ओर से एक बल लगने लगा है जो उसको विक्षेप को रोक दिया है। तो नोट पॉइंट में लिख देना, चुंबक यानी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में 2 उदासीन बिंदुओं का मिलना, ये मेन पॉइंट है। ये पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण देते हैं। ये बताते हैं यहाँ पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इन तीनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो बताते हैं पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति बिहेव करती है। अब बात करते हैं इसका प्रमाण जो है, हमें प्रमाण तो मिल गया, परंतु दिमाग क्या आता है कि आखिर क्या कारण क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो आज हम उस रीजन के ऊपर
विधिवत रूप से चर्चा करेंगे और कॉपी पेन को लेकर के बैठिए और नोट करते रहिएगा। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा। देखिए, तो पहले तो एक इमेजिन किया गया, मतलब विचार किया गया, लगाया गया, दिमाग लगाया वैज्ञानिकों ने कि इसका मतलब पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत बड़ी चुंबक रखी होगी। भाई चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चुंबक रखी होगी। जैसे ये हमारी अर्थ हमने मान लिए अर्थ, ठीक है, और इसके अंदर भी एक चुंबक रखी हुई है, ये चुंबक मान लिया हमने, ये मान लिया एन, और ये इमेजिन किया एक चुंबक रखी होगी, मतलब विचार आया कि चुंबक रखी होगी जो क्या होती है, चुंबकी, जिसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बहुत बड़ी। पहला कारण क्या हो सकता है, मतलब सोचा ये कारण कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर उत्पन्न क्यों हो रहा है, बात ये आई। तो पहला कारण जो वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया कि हो सकता है पृथ्वी के भीतर एक बहुत बड़ी चुंबक रखी हो, बहुत बड़ी, जिसके कारण ही ये पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, मतलब पहला जो रीजन था, रीजन फर्स्ट जो निकाला, पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी चुंबक की कल्पना की, परंतु ये थोड़ा रूल जो है सटीक नहीं रहा। कारण क्या है कि पृथ्वी में जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर पृथ्वी का टेम्परेचर इतना अधिक है, वहां पर कोई भी जो पदार्थ होगा वो चुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित ही नहीं कर सकता है। मतलब हाई टेम्परेचर पर कोई भी जो धातु होती है वो चुंबकीय प्रकृति को, यानी चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं कर सकती है, चुंबकत्व वो डिनोट नहीं करेगी। भाई पृथ्वी के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने के कारण कोई भी धातु ले लीजिए वो चुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। आप इसका प्रयोग इजीली करना चाहें तो आप चुंबक ले लीजिए और चुंबक को हीट कर दिए उच्च ताप तक, फिर उसके पास किसी लोहे की वस्तु को ले जाइएगा तो बहुत ही आसानी, मतलब इतनी आसानी से वो उसको आकर्षित नहीं करेगी। तो इससे ज्ञात हुआ कि हाई टेम्परेचर होगा तो इसका भी तो चुंबकत्व कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहीं पर गलत, ये कल्पना यहीं पर जो है गलत साबित हो गई। मतलब यहां पर नोट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा कि उच्च ताप पर कोई भी धातु या चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है। बात यहीं से गलत साबित हो गई। तो पहला तो पॉइंट यहां से लॉजिक जो हमारा था ये गलत साबित हो गया। फिर दूसरा लॉजिक क्या हुआ है, देखिए ये तो यहीं पर गलत साबित हो, दूसरा जो लॉजिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत चीजें बता भी रहा है, राइट एकदम परफेक्ट है, परंतु अभी तक आपको बताएं अभी पूर्ण रूप से पुष्टि इसकी नहीं हुई है। अभी जो है पूर्ण रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वो वाला पैटर्न सही ही है, परंतु जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पैटर्न जो बताया है, दूसरा तरीका, दूसरा जो रीजन बताया गया है वो लगभग में करीब सही मान लिया जाता है, क्योंकि अभी तक उसको गलत साबित नहीं किया गया और अभी भी खोज जारी है। यदि इसकी कोई जो है एग्जैक्ट रीजन पता कर लेता है, ज्ञात कर लेता कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार क्यों कर रही है, तो बहुत से पुरस्कार वगैरह उसको दिए जा सकते हैं। मतलब बहुत वैज्ञानिकों की सूची में उसका भी नाम आ सकता है कहें तो अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण क्या हो सकता है। एक वैज्ञानिक ने सोचा, ये क्योंकि इसलिए अभी तक नाम नहीं दिए गए किसकी परिकल्पना, हो सकता है दिए भी गए परंतु हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, और आप ये जो है नेट वगैरह से सर्च करके देख सकते हो भाई किसने परिकल्पना दी थी। बात को केवल समझिए, इन्होंने क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी गेंद की भांति होती है, गेंद की भांति, और इसका टेम्परेचर ऊपर यहाँ पर सरफेस पर तो कम है, लगभग में 25 डिग्री है, लगभग में, और नीचे जाने पर ये टेम्परेचर बहुत हाईएस्ट हो जाता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट होगा तो इसमें बहुत से मेटल हैं,
पृथ्वी के अंदर से ही प्रत्येक चीज प्राप्त हो रही है। सोना चांदी तांबा जो आप कहो सब मिल रहा है पृथ्वी से। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत से मेटल उपस्थित है, बहुत से मेटल। बात को समझिए ध्यान से, पृथ्वी के अंदर बहुत से मेटल, हमने मेटल दर्शा दिए हैं। और यहाँ पर तो ये ऊपर होंगे तो इनका टेम्परेचर भाई धीरे धीरे नीचे जाने पर बढ़ रहा है। यहाँ पर 25, 30, 35 धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो तो इतनी जल्दी से जो क्या होंगे, पिघलेंगे नहीं, परंतु यहाँ पर उच्च टेम्परेचर होगा, उच्च ताप होगा। बात को समझिए, उच्च ताप होगा तो यहाँ पर जो मेटल है वो पिघल जाएंगे। और जब मेटल पिघलेंगे तो मेटल पिघलने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मेटल में, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमने मान लिया इस क्राइटेरिया में जो मेटल थे उनकी ऊर्जा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो है निकल करके बाहर चला, तो अब यहाँ पर बच गया पॉजिटिव। इसी प्रकार भाई चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और पृथ्वी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। बात को समझिए, ये देखो ऐसे, और पृथ्वी यूं मूवमेंट कर रही है। पृथ्वी घूम रही है, साथ में ये धनावेश भी घूम रहा है। साथ में क्या हो रहा है, ये धनावेश, तो इसके कारण धारा उत्पन्न हो गई। भाई हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, ये देखो जैसे पृथ्वी रोटेशन है, रोटेशन के साथ ये भाई जो है धनायन है वो भी तो भ्रमण करेंगे। और जहां पर आवेश भ्रमण करता है वहां पर धारा उत्पन्न हो जाती है। और जहां पर धारा उत्पन्न होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझे, मतलब ये इमेजिन किया गया कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में क्या होगा, कुछ धातुएं वो पिघल गई हैं और पिघलने पर उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और जो शेष धनायन बचे हैं वो घूम रहे हैं। और घूम कैसे है, जैसे पृथ्वी में रोटेशन है, घूर्णन कर रही है, उसी अनुसार वो घूम रहे हैं। और जब ये घूम रहे गोलाकार एकदम यूं 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 ऐसे घूम रहे हैं, तो ये जब आवेश घूमेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। और जब गोलाकार आवेश घूम रहे हैं तो देखिए कोयल जैसी बन रही है, एक कुंडली जैसी बन रही है। एक क्या बन रही है, कुंडली। और जब कुंडली बनती है तो हमने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, आप देखिए जाकर के, जो है जब ने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया है उसमें आपको बताया है एक जो है धारावाही लूप भी क्या करता है, एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। देखो आपको बता देते हैं कैसे। मान लेते हैं धारा ऐसे जा रही है, इधर ऐसे जा रही है, तो इसमें देखो यहाँ पर अंगूठे को क्या करो, धारा के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी भीतर की ओर ऐसे, और इधर बाहर की ओर, तो देखो इधर के लिए बाहर की ओर, तो देखो ये बाहर की ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार ऐसे, भाई इधर तो बाहर की ओर निकलेगा ऐसे, और यही चुंबकीय वाली रेखाएं नीचे जा रही हैं, यही चुंबकीय वाली रेखाएं ऐसे नीचे। तो देखिए जैसे दंड चुंबक में होता था, हमने मान लिया यहाँ पर यन है, यहाँ पर यस, तो ये चुंबकीय वाली रेखाएं ऐसे जाती थी, ऐसे होता है, बोलो बिल्कुल। तो मतलब ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे गोलाकार, तो धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह होते होते कुंडली बन गई, और कुंडली जो है एक चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसके कारण ही पृथ्वी चुंबकीय यानी चुंबकत्व को प्रदर्शित करती है। ये बहुत परफेक्ट रीजन है, समझ गए, ये परफेक्ट रीजन है। इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर देखा रियल में काफी हद तक सही है भाई। जो है जिसने भी ये रीजन दिया है, जिसने कारण दिया, जिसने सिद्धांत दिया, 100% हमें लगता तो है लगभग में बहुत ठीक है, एकदम सटीक आंसर। अभी तक तो 100% में राइट है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरी फीलिंग है भाई। देखो भाई इधर से घूमेंगे, पृथ्वी तुम्हारी रोटेशन करी यूं घूम ही रही है, और साथ में ये आवेश भी घूमेंगे। और जब आवेश घूमेंगे तो हमने परिभाषा पढ़ी, आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर धारा उत्पन्न हो जाएगी, वो भी कोयल के रूप में, कुंडली के रूप में, और बहुत विशाल कुंडली के रूप में। और जब बहुत विशाल कुंडली होगी तो यहाँ पर विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ये इतना विशाल मतलब क्षेत्र ज्यादा है, इसका क्षेत्र ज्यादा पर तीव्रता बहुत ही कम है। तीव्रता जो होती है लगभग में 0.1 से लेकर के 0.5 तक होती है, समथिंग 0.5 तक। और ये गॉस में होती है बेटा, गॉस में। और बताएं
अच्छा, ये गॉस एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस और टेस्ला में कभी कभी संबंध पूछ देता है, तो नोट कर लेना, एक गॉस जो होता है, एक गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई। दूसरा रीजन क्या है? धातुओं का लावा कहें, यानी पिघली हुई धातुओं का लावा भूगर्भ में उपस्थित होने के कारण। दूसरा कारण लिख लीजिए, पिघली हुई धातुओं का। दूसरा जो एग्जैक्ट रीजन है, पिघली हुई धातुओं का लावा भूगर्भ में उपस्थित होने के कारण। ठीक है, यानी मेल्टिंग जिसके कारण जो है उपस्थित है, और जिसके कारण अभी रीजन तो बता ही चुका हूं, यहां पर धारा का प्रवाह हो जाएगा। ये दो परफेक्ट रीजन है। अब ऐसे बात आई कि इसका मतलब जो भी भाई, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर बहुत से मेटल उपस्थित हैं, तो जिनके अंदर मेटल उपस्थित होंगे, उनमें धारा ऊपर जो है प्रवाहित होती होगी। बिल्कुल राइट। हमने कहा चंद्रमा के पास चलिए, तो देखो चंद्रमा के पास गए तो चंद्रमा के पास कोई भी मेटॉलिक नहीं है, कोई भी मेटल नहीं है चंद्रमा में। तो चंद्रमा में जब कोई भी मेटल नहीं है, तो वहां पर देखा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। चंद्रमा पर कोई मेटल नहीं बताई जा रही है अभी तक, तो वहां पर अभी तक कोई फील्ड भी नहीं खोजा गया है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, मतलब ये काफी हद तक सही है यार। यहां तक ये भी बता रहा है कि यहां पर कोई मेटल नहीं है, मेटल कोई भी नहीं है। जब मेटल नहीं है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। फिर उसके बाद और देखा गया है, हमने क्या देखा, जैसे अपना शनि ले लीजिए, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है पृथ्वी से थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब ये पृथ्वी जैसे रोटेट कर रही है, बहुत तीव्रता से रोटेट कर रही है, परंतु शनि ग्रह जो है पृथ्वी की अपेक्षा थोड़ा जो है कम जो है धीमी गति से रोटेट कर रहा है। और जब धीमी गति से रोटेट करेगा तो होता क्या है, जब धीमी गति से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसा, इसमें जो है धातुएं पाई गई हैं, इसमें धातुओं की कल्पना की जा रही है कि शनि में जो है बहुत सी धातुएं उपस्थित हैं, ये चीज कल्पना की गई है। परंतु ये पृथ्वी की तुलना में जो है थोड़ा स्लो घूम रहा है, तो स्लो घूमेगा तो आवेश बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होंगे, मतलब धारा का मान कम होगा। और जब धारा का मान कम होगा तो हमने पढ़ा है जो है बायो-सेवर्ट का नियम, B प्रोपोर्शनल I, तो धारा का मान जब कम होता है तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर धारा का मान जब कम है तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक कम होना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर देखा, इसकी चाल ज़्यादा थी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा था, और इसकी चाल कम, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी हमको कम प्राप्त हुआ। लगभग एग्जैक्ट रीजन मिल रहा है, एग्जैक्ट रीजन। भाई यहाँ पर चाल कम तो धारा कम, और धारा कम होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हमको कम मिला। फिर देखिए इसके बाद अगला रीजन क्या देखा गया है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ये नोट करते रहिए, नोट पॉइंट में कहीं पर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। यानी इसको नोट पॉइंट में जो है शनि ग्रह की चाल कम होने के कारण उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कम होना, पहले पॉइंट में ये लिखना, चंद्रमा के पास कोई भी मेटल ना उपस्थित होने के कारण चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र शून्य प्रदर्शित होना, ये भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो रीजन है जो इन्होंने दिया है वो राइट है एकदम रीजन। अच्छा एक और बताते हैं आपको रीजन, ये रियल में जो बता रहा हूँ रीजन 100% राइट है बेटा। इन्होंने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को देखा, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत से मेटल पाए जा रहे हैं, और ये भी घूमता है बेटा, ये भी भ्रमण कर रहा है, परंतु पृथ्वी से बहुत तेज भ्रमण कर रहा है। तो जब पृथ्वी से बहुत तेज भ्रमण करेगा तो भैया इसमें वही क्रियाकलाप होगा, पॉजिटिव होंगे ना, पॉजिटिव ऐसे होंगे।
तो जब पॉजिटिव घूमे तो यूं बहुत स्पीड से, और जब स्पीड से आवेश घूमेंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये बताया गया। और यहाँ पर वही एग्जैक्ट मिला भी, चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी से कहीं अधिक मिला, कहीं अधिक मिला। ये सब प्रमाण दे रहे हैं कि ये सिद्धांत लगभग में सही है। अभी 100% नहीं सही कह सकते क्योंकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, सिर्फ अभी प्रमाण है, कुछ लोगों ने खोज की है, और अभी जो है कुछ अभी भी खोज जारी है बेटा इसकी, अभी भी खोज इसकी जारी है पृथ्वी के चुंबकत्व की, समझ गए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसका भी प्रमाण दे रहा है। नोट पॉइंट में ये भी लिखना, जुपिटर यानी बृहस्पति की स्पीड ज्यादा होने के कारण पृथ्वी का क्या बोल दिया, बृहस्पति की स्पीड ज्यादा होने के कारण बृहस्पति ग्रह का चुंबकत्व पृथ्वी के चुंबकत्व से ज्यादा होना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये एग्जैक्ट रीजन है पृथ्वी के चुंबकत्व को परिभाषित करें। हाँ, पृथ्वी इसीलिए चुंबकत्व को प्रदर्शित करती है, ये एग्जैक्ट रीजन है, वो तो परिमाण थे आपके भाई, ये परिमाण दिला रहे हैं कि हाँ पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है, परंतु क्यों प्रदर्शित करती है ये आज आप लोगों ने सीखा, इसको नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट में विधिवत रूप से अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लॉजिक को समझ के चलोगे तो दिक्कत जीवन में कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे जो नॉलेज हो जाए, जहां से मिले बटोर लो, समझे। तो अब देखिए, अब मेन पॉइंट अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व की। अब डालेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व संबंधी कुछ पद, हेडिंग डालेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व संबंधी कुछ पद। क्या पद है, देखो बेटा, हमने पृथ्वी ले ली। अच्छा, ये आप प्रयोग कर सकते हो, एक कागज ले लीजिएगा, कागज पे एक राउंड फिगर बना दीजिए, गोल गोल, बात को समझिए। ऐसे कागज लिया, उस पर राउंड फिगर बना दिया, उत्तर को उत्तर की तरफ कर दीजिए, दक्षिण को दक्षिण की तरफ कर दीजिए, बीच में एक चुम्बक रख लीजिए, और चारों तरफ कंपास बात सुई। देखो बेटा, ऐसे कागज लिया आपने, बात को बता देते हैं आपको कैसे करना है प्रयोग। देखो, जैसे ये आपने कागज लिया, ऐसे देखो, ऐसे ले लिया ये कागज, इस पर ऐसे चुंबक को रखना, और ऐसे उत्तर दक्षिण में कर देना। जो उत्तर की ओर है, जो सिरा उत्तरी है उसको उत्तरी तरफ, और जो दक्षिणी है उसको दक्षिणी ध्रुव की तरफ कर देना। और यहाँ पर एक गोला ऐसे खींच देना, ऐसे, ठीक है, गोला खींच दिया आपने। और अब ये चुंबक को इधर रखना ऐसे, मतलब कंपास वाला सुई जो है उसको इधर रख के, और ऐसे रेखाएं खींचना। तो आपको रेखाएं इस प्रकार से ऑटोमेटिक खींच जाएंगी, समझे। वो आप नॉर्मल से खींच सकते हो, बिल्कुल पृथ्वी के चुंबकत्व की फीलिंग आपको आ जाएगी। तो अब क्या किया गया, अमेजिंग किया गया कि हमने मान लिया पृथ्वी के अंदर, मान लिया, रियल में है नहीं, क्योंकि पॉइंट थोड़ी गलत हो गई थी बेटा, मान लेते हैं। तो हमने मान लिया पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ी चुंबक रखी है, ये चुंबक, पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत बड़ी चुंबक रखी है, इसका ये एन सिरा माना और ये एस सिरा माना। और यहाँ पर चुंबकीय, हमने जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची, देखा एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, ये एन से एस की ओर, ऐसी एन से एस की ओर जाती है, इस प्रकार ये हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींची। इसी प्रकार इधर भी होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसे। हम क्या किए, चुंबकीय सुई रख करके हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली। चुंबकीय सुई रखी, थोड़ा बनना है, इसको सही बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर चुंबकी देखा तो चुंबकीय बल रेखाओं जो एन से एस की ओर होनी चाहिए, बिल्कुल अट यहाँ पर भी एन से एस की ओर है। यहाँ पर ये अमेजिंग कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ जो है, सिर्फ व सिर्फ ये अमेजिंग यानी काल्पनिक चुंबक है, ये हमने काल्पनिक चुंबक मानी है, काल्पनिक चुंबक। तो देखिए यहाँ पर काल्पनिक चुंबक मानी, जो हम चुंबक ले गए यहाँ पर रखा। अब बात को उसमें यहाँ पर पॉइंट समझने योग्य है। चुंबक को यहाँ पर रखा, ऐसे ऐसे रख कर के ले गए, तो जैसे जो चुंबक होती है यहाँ पर रखे ऐसे चुंबक, तो ये ऐसे ऐसे एरो होता है, ये एन की ओर होगा और ये एस की ओर।
तो ये हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है यस से जो है यन की, सॉरी हाँ यन की ओर होती है, ठीक तो है। हाँ यन, ये यन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, बात को समझिए। यन जो होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर रखा, यहाँ पर। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो चुंबकीय सुई जो विक्षेप हमारा प्रदर्शित करेगी वो लगभग में ऐसे होगा, ऐसे। यहाँ पर यन हो जाएगा और इधर यस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यन और इधर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ पर देखो लेकर, तो ये दक्षिणी ध्रुव क्या हो गया, पृथ्वी के तल के एकदम 90 डिग्री एंगल पर। देखो पृथ्वी के तल से भाई एकदम बिल्कुल सीधे ऐसे हो गया। देखो ये ऐसे रखिए, जो है कंपास वास्तु जो ऐसे रखिए, बात को समझिए, ऐसे ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे। तो ये इसमें क्या है, ये ऊपर तो यस रह गया और यहाँ पर यन आ गया। तो इस वाले ध्रुव को हम कहते हैं उत्तरी, सॉरी दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे, जब यस ऊपर की ओर तब दक्षिणी ध्रुव। बात को समझिए, यहाँ पर जो है हमारा दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ओ ये जो है दक्षिणी उत्तरी ध्रुव बेटा, उत्तरी ध्रुव, इसको उत्तरी, देखो समझिए उत्तरी ध्रुव। मैंने अभी कुछ बोल दिया था, थोड़ा उसको एडिट कर लीजिए, थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, मिस्टेक हो गई बेटा। देखो जो ध्रुव अंदर, ये यन वाला जिधर जो यन जा रहा है पृथ्वी के लंबवत, यानी पृथ्वी में प्रवेश, देखो यन जो है इसके पास आ रहा है भाई। ये कंपास वास्तु लेकर आया, देखो यन वाला, ये वाला यहाँ पर रखी, उठा करके यहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी, ऐसे उठा कर रखते जा रहे हैं। तो यन सिरा यहाँ पर आ जाएगा और यस सिरा ऊपर की ओर। तो जो सिरा अंदर की ओर जा रहा है, जो सिरा अंदर की ओर हो गया है, तो यन यानी उत्तरी सिरा अंदर की ओर हुआ है, तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। बात को समझिए, जो सिरा पृथ्वी के अंदर, देखो बेटा ऐसे गया, ऐसे ये यहाँ पर रखा यन, यहाँ पर यन आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के सरफेस के, पृथ्वी के समतल के लंबवत हो जाएगा। जो ध्रुव लंबवत होता है उसी ध्रुव को, देखो उत्तरी ध्रुव लंबवत हो गया, तो अब इसको कहेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अच्छा यहाँ पर जब हम चुंबक को रखेंगे, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ऐसे लेकर आ रहे हैं, तो चुंबकीय भाई ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो ऐसे बिल्कुल सीधे होगी, इसी प्रकार ऊपर भी ऐसे सीधे होगी। तो यहाँ पर जब हम जो है कंपास वाली सुई रखेंगे तो कुछ इस प्रकार विक्षेप होगा, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर देखो यन की ओर यस, यन की ओर यस होगा और इधर यन होगा, तो यस अंदर की ओर है। यहाँ पर क्या है, यस अंदर की ओर, तब इसको कहेंगे दक्षिणी यानी चुंबकीय, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बेटा। यहाँ पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, बात को समझिए, ऐसे ले गए और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, भाई लाजी समझो, यस की ओर यन आकर्षित होगा, बस यस की ओर यन, और जो आकर्षित हो रहा है, यन आकर्षित हो रहा है, तो यही उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर यन की ओर यस आकर्षित होगा, तो अब हम कहेंगे इसको दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो मैं इस फिगर दोबारा फिर से बनाता हूँ, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, और समझ में आनी भी चाहिए। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैंने इरेजर पता नहीं कहाँ रख दिया भाई, मिटाने के लिए मिल गया। चलो अब देखो ये चीज़ समझ में आई। हमने बताया कि ऐसे चुंबकीय सुई रख के ले गए, यन 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 यन, और ये यन अंदर जाएगा, तो जिधर अंदर गया तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और इधर यस अंदर किया देखो तो ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। बस इतना याद रखिए। अभी मैंने बीच में कुछ गलत बोल दिया था बेटा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मिस्टेक सबसे होती है, हमसे भी हो गई। देखो अब एक नया फिगर बनाता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहीं से आपका काम फिनिश हो जाएगा। ये हमने चुम्बक बना ली, ये अमेजिन की हुई चुम्बक है, ये अमेजिन की हुई, ये यन है और ये यस है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ऐसे ऐसे इसकी चुम्बकीय बल रेखाएं खींची थी अभी हमने, ये ऐसे और ये ऐसे,
ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा खींची यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर थोड़ा तिरछा होता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम तिरछा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हमने सीधा बना दिया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। नहीं ज़्यादा सीधा भी नहीं, थोड़ा तिरछा ही, ठीक है, इतना ही थोड़ा तिरछा होता है, ज़्यादा तिरछा भी नहीं होता है। बिल्कुल सीधा तो ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों देखो यहाँ पर, रुक जाओ, फिर थोड़ा गलत बन गया है, इसको रब करता हूँ, थोड़ा गलत बन गया, थोड़ा सही बनना चाहिए ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक चुम्बक रख दी, ये अब थोड़ा अच्छी तरीके से लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये यन है और ये यस है। तो हमने बताया ये जो बन रहा है हमारा, ये यहाँ पर जो बन रहा है, ये उत्तरी ध्रुव बन रहा है या दक्षिणी ध्रुव। तो हमने ये बताया भाई ये यन है, यन की और यस आएगा, तो ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर तो ये दक्षिणी ध्रुव था, कौन सा ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव। ऊपर जो होगा हमारा सॉरी यन और यस, ऐसे यन और यस, ये सॉरी मिस्टेक कर दी, यन नीचे था, यन नीचे था, यस ऊपर की ओर था। तो यहाँ पर जो हमारा यन की ओर उत्तरी ध्रुव आ रहा है, कौन आ रहा है, उत्तरी ध्रुव। और ये हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा। पता चला हमें चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यहाँ पर प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ जो है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर प्राप्त हुआ, दक्षिणी ध्रुव। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को, यानी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाकर देखा, ऐसे। तो मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई, इसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। भाई चुंबकीय ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाया तो जो रेखा प्राप्त हुई उसको हम कहते हैं क्या, चुंबकीय अक्ष। तो नोट पॉइंट में पहली हेडिंग लिख लेंगे चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष लिखिएगा। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। नोट पॉइंट में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बात को समझे कि इधर बस ये पॉइंट जो अभी मैंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, देखो हालांकि ये चुंबक का यस है, पर है यहाँ पर यन। क्यों, जब हम कंपास पास सुई को यहाँ पर रखें तो चुंबक का जो चुंबक होगी उसका यन सिरा ही इधर आएगा। कौन सा सिरा, यन सिरा। तो इसलिए इसको उत्तरी का और इधर रखेंगे तो यस सिरा जाएगा यन की ओर, यहाँ पर जाएगा हमारा यस सिरा, तो इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, तो अब इसके बाद जब पृथ्वी रोटेट करती है तो पृथ्वी रोटेट यूं करती है, ऐसे। ये पृथ्वी का रोटेशन है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये पृथ्वी का जो है रोटेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक इस रोटेशन अक्ष को, इसके अक्ष को, घूर्णन अक्ष को हमने क्या किया, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, ये मान लिया इस अक्ष के परिता घूम रही है पृथ्वी। जैसे आप गेंद को ले लीजिए और गेंद में छिद्र करके जो है बार डाल लीजिए तार और ऐसे से घुमाने लगे, तो ये होता है इस अक्ष के परिता घूम रही है। तो जिस अक्ष के परिता पृथ्वी घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष। और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ही उसका भौगोलिक अक्ष कहलाता है। समझ में आया, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ही उसका भौगोलिक अक्ष कहलाता है। और यहाँ पर इसको कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये जो है हमारा ध्रुव कौन सा है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। इसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, बेटा दक्षिणी ध्रुव, और इसको कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, भौगोलिक
उत्तरी ध्रुव। मतलब किसी गेंद हो और गेंद में आप छेद कर लीजिए, उसमें तार डाल दीजिए और ऐसे घुमाने लगो, तो तार को ही क्या कहेंगे, भौगोलिक अक्ष। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए इसको तार इमेजिन कर लीजिए और इसमें ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तो ये भौगोलिक अक्ष हो गया। और यही इसके परिथा घूम रही, तो इसको घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। तो नोट पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को, यानी पृथ्वी जिस अक्ष के परिथा घूम रही है उस अक्ष को हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिए। और चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष में लिखेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अथवा में लिख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को ही भौगोलिक अक्ष कहते हैं। बात को समझ में आई। अब देखो, ये जो डॉटेड लाइन ये वाली जो खींची थी, ये वाली डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या था, चुंबकीय अक्ष था ये वाला, और ये क्या है, भौगोलिक अक्ष। अब चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत एक तल खींच दिया, ऐसे ऐसे देखो, यूं चुंबकीय अक्ष के लंबवत। देखो ये चुंबकीय अक्ष ये तो था, ये देखो 90 डिग्री बना रहा है। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को, चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। नोट पॉइंट में ये भी लिख लेना। लिखेंगे पृथ्वी के, नोट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, चुंबकीय अक्ष डालेंगे, यानी चुंबकीय निरक्ष, बेटा चुंबकीय निरक्ष नोट कर लेंगे। चुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी की सतह पर खींचा जाने वाला, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त, खींचा जाने वाला ये वृत्त ही तो है, खींचा जाने वाला वह वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, विभाजित से लिखो, विभाजित करता है, ठीक है। यानी चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ये चुंबकीय अक्ष वाला था, इसके लंबवत देखो 90 डिग्री, चुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी को, देखो उधर एक तरफ आधी पृथ्वी और एक तरफ इधर आधी पृथ्वी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, बात समझ में आई। इसको नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा। अब हम समझेंगे भौगोलिक निरक्ष, और ये लास्ट जो है आज की डिफिनेशन भी होगी। कल इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और भौगोलिक निरक्ष को समझिए ध्यान से। देखो भौगोलिक निरक्ष क्या होता है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो है मैंने आपको इसका रीजन बताया और कल इस पे और अच्छी चर्चा होगी। भौगोलिक निरक्ष डालिए, भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष क्या होगा, तो देखो ये भौगोलिक अक्ष है, ये जो है हमने ये वाला अक्ष बनाया था भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, देखो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक वृत्त खींच दिए, ये देखो। ठीक है, भौगोलिक अक्ष से 90 डिग्री का एंगल
बनाते हुए हमने क्या किया, एक अक्ष खींच दिया। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। भौगोलिक अक्ष ये है और ये हमने अर्धवृत्त खींचा, एक जो है सर्किल खींचा है। और ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब इसको हम कहेंगे भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष, इसको हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष। ये वाला चुंबकीय निरक्ष है, चुंबकीय निरक्ष है। ठीक है बेटा, ये चित्र फिगर बना लीजिएगा। तो देखो भौगोलिक निरक्ष में यानी भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींचा गया वह भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। बात को समझे, यानी ये जो अक्ष था और भौगोलिक अक्ष, ये वाला देखो ये लाइन जो भौगोलिक अक्ष थी, और इसी के लंबवत हमने एक जो है वृत्त खींच दिया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। और ध्यान रखना भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में डाल करके, नोट पॉइंट में भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। ये देखो भौगोलिक अक्ष और ये चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य का जो कोण होता है वो 11.5 डिग्री होता है। नोट पॉइंट में लीजिए, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य बनने वाला कोण 11.5 डिग्री है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम रखते हैं यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से लेक्चर के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।